अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ और नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी तेज़ हो गई। फॉर्म 47 के ताने, मैंडेट पर डाका, धांधली की बारीक वारदात समेत कई अलकाबात और जुमले एक दूसरे के खिलाफ जारी हैं। ये दोनों विफाक में इत्तेहादी हैं। अभी हाल ही में गिलगित इलेक्शन के तनाज़े पर इख्तलाफ, एहतजाज के बावजूद बजट दोनों ने मिलकर पास करवाया, लेकिन अब कश्मीर के महाज पर ये दोबारा आमने सामने है। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी नताइज को मानने से इनकार करते हुए बिलावल ने इल्ज़ाम लगाया कि 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ामात का जवाब पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तीखे अंदाज में दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, वो खुद धांधली का रोना रो रही है। आखिर क़यामत कितने बजे है? मरियम नवाज ने कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मरियम नवाज के ट्वीट पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ये आप नहीं बल्कि फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ चुकी थी जब खैरात के मैंडेट बट रहे थे। दूसरी तरफ राजा परवेज़ अशरफ ने संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा, उनके पास वोट जलाने और बेज़ाब्तगियों की वीडियो मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आंखें बंद किए बैठा है। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की ये कहानी नई नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी यही ट्रेलर चला। पहले मुबारकबादों का तबादला हुआ, बाद में इल्ज़ाम तराशी, मैंडेट पर डाका डालने का इल्ज़ाम, एहतजाज और फिर हुकूमत का क़याम। क्या यही सब कुछ अब आज़ाद कश्मीर में भी दोहराया जा रहा है? ठीक 2 दिन बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग होगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। साफ वाज़ेह हैं, यही दरार गिलगित बल्तिस्तान में भी देखी गई थी, गिलगित के इंतखाब में भी देखने में आई, लेकिन फिर मामला संभले। बिला वफाक के साथ गिलगित इलेक्शन लड़ाई और फिर सुलह से मुतालिक वज़ीर आज़म के किरदार के मोतरफ, लेकिन बाकी सबसे नाला हैं। उनके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ही उनका वर्किंग रिलेशन बाकी है। सवाल यह है कि क्या दूसरे मरहले से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई सीज़ फायर हो पाएगा? क्या दोनों जमातें मिलकर आज़ाद कश्मीर में मखलूत हुकूमत बना सकेंगी? और सबसे अहम सवाल, क्या दोनों बड़ी सियासी जमातों को इस बात का इदराक है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और मुसल्लह एहतजाज की सूरत हाल है? मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। हसन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बुनियादी तौर पर कश्मीर में इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है, उसे ये समझा जाए कि वो जो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं मिला, जो कि इस इत्तेहाद का एक वादा था, उसका भी कहीं ना कहीं उस गुस्से का भी इजहार है, या आप समझते हैं कि इसको खुसूसी तौर पे या प्योरली विफाक में जो बढ़ती हुई दूरियां हैं उस तनाजुर में ही देखा जाए और उसका पंजाब की सियासत से और पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इन चीज़ों को मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह जोड़ा जाए कि पंजाब में जो या जो वफाक में दूरियां हैं या जो जीपी में हम जीत गए हैं, ये इन चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। आज़ाद कश्मीर जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव मामला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही कश्मीर इशू पे रखी गई। और फिर हमने कश्मीर के अंदर कश्मीर को पाकिस्तानियों के साथ जोड़े रखना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा अवलीन तरजीह रही है। हमने कश्मीर को कभी भी हमने, भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं सोचने में भी कश्मीर के बारे में कोई गलत नहीं सोच सकता। तो ये कह देना कि शायद उन दूरियों की वजह से है। कश्मीर के हालात बड़े सेंसिटिव हैं। कश्मीर के अंदर इस वक्त जो एक तहरीक चल रही है, उसका होना नहायत मैं समझता हूँ नुकसानदेह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको इस तनाजुर में देखती है कि अगर इंटरनेशनली हम कश्मीर के अंदर कोई इस किस्म की एक्टिविटी परवान चढ़ने देंगे तो हमारा जो बैनुल अक़वामी सतह पे कश्मीर के हवाले से मुकदमा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, अगर आप मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, कोटली में खड़े होकर ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत जो है वो धांधली से आई है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में फॉर्म 47 की धांधली शुदा हुकूमत है, तो आप बेसिकली कश्मीर को मैसेज क्या दे रहे हैं उस वक्त में कि जब वहाँ पर एक हसास मामला ज़ेर बहस है, वहाँ पर वो आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, तो वो अगले इलेक्शन को लेकर नहीं सवाल उठाएंगे कि जी आपने पंजाब में भी ये किया, आपने इस्लामाबाद में ये किया, तो यहाँ मुजफ्फराबाद में भी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी फॉर्म 47 की हुकूमत है? देखें, हम बिल्कुल इसी तरह है। हम इसीलिए तो कहते हैं कि वहाँ फॉर्म 47 का तासुर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज जिस असेंबली की बुनियाद पर या जो सियासत की जा रही है, ये भी तो 74 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें आईनी हक दिया
انہیں پارلیمانی سیاست کی طرف لے کے آئے، وگرنہ تو ایک امور کشمیر کا وزیر سے چلاتا تھا. اور آج بھی ہم حق حاکمیت کی بات، حق ملکیت کی بات، حق روزگار کی بات وہ اسی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جو فیصلے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. کشمیریوں کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے. اور آج اگر ہم ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس سے پاکستان کمزور ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ریاست اور ریاست کے مفادات سے متعلق بات تھی، پھر بلال بھٹو زرداری صاحب کو اسی شام 2 ٹی وی انٹرویوز میں جو ہے اس بیان کی وضاحت بھی کرنا پڑی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہے، باقی پی ایم ایل این جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے خلاف جاتی ہے، گلگت میں ہم نے دیکھ لیا. کیوں اتنی وضاحت دینا پڑی؟ اور یہ جو بیان دیا بنیادی طور پر ریاست کے مفادات کا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگین آپ نے کہا کشمیر حساس معاملہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، اس حساس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بیان دینا ضروری تھا؟ دیکھیں، اگر ہماری لڑائی جو ہے وہ جوڑی جائے کسی ایسے ادارے سے جس کی قربانیاں بھی ہوں، جو 24 گھنٹے تنقید بھی برداشت کرے اور ملک کے لیے جانیں بھی قربان کرے، پاکستان پیپلز پارٹی اس سے دوری کیوں پیدا کرے یا کیوں کوئی غلط فہمی پیدا ہو؟ جب ہم مخالف تھے کسی شخصیت کے، ہم جا رہے کہ اس وقت بھی مخالف نہیں تھے جب جنرل ضیاء الحق کے جبر کا اور آمریت کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم تو ادارے کے اس وقت بھی مخالف نہیں تھے. اور آج جب ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی قربانیوں کو اکنالج کر رہے ہیں، پوری قوم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرف فوج کے ساتھ کھڑی ہے، تو آج کسی کو ہم اس غلط فہمی کی بنیاد پہ فائدہ کیوں پہنچنے دیں؟ وہ ہمارا اس سے نہیں تھا. ہمارا جن اداروں سے جھگڑا ہے، ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کا رول ادا نہیں کر رہے. آپ کا الیکشن کمیشن کے علاوہ بھی کسی سے کوئی شکوہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے کشمیر میں؟ کیونکہ گلگت میں آپ اس کی شکایت کرتے رہے، یہاں پر آپ نے یہ ایگزیکٹ ورڈ تو یوز نہیں کیے، لیکن شکایت آپ کی کم بیش یہی ہے. دیکھیں، جہاں بینیفیشریز، جو بینیفیشری ہوگا وہ بھی ہوگا، جو اس کے سہولت کار ہوں گے وہ بھی ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سہولت کاری کر رہا ہے، تو ہم الیکشن کمیشن کو بھی کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اختیار ولی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، وزیر اعظم کے معاون ہیں. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے. اختیار صاحب، گفتگو آپ کے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو قبل از وقت ہے، لیکن ابھی ان دنوں کا ٹیمپریچر یہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو گلگت میں ہوا وہ پھر بھی اتنا تھا کہ برداشت کیا جا سکتا تھا یا چلایا جا سکتا تھا، لیکن کشمیر میں جہاں اس وقت تحریک بھی ہے، مطالبات بھی ہیں، جہاں ٹیمپریچر نون بھی اور پی پی بھی دونوں اتنا اوپر لے گئے ہیں، یہ مینج نہیں ہو سکتا، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں یہ مینیجبل ہے ابھی بھی؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، اور ٹیمپریچر بڑھانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پہل بھی کی اور کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی. تو پھر لازمی بات ہے کہ جب ایک طرف سے اس طرح کا ہوتا ہے تو دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے دھرے ہوئے نہیں بیٹھ سکتے، انہوں نے بھی پھر رسپونڈ ہی کرنا ہوتا ہے. سو میرے خیال میں اٹس بیٹر ٹو ڈی اسکیلیٹ دا سچویشن اینڈ لیٹس کم اپ ٹو دا پوائنٹ. سیدھی بات یہ ہے کہ یہی الیکشن کمیشن ہو، آپ الیکشن جیتتے ہیں تو دین اٹس اوکے، اٹس فائن. جب آپ الیکشن ہار جاتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. یہ رویہ جو ہے یہ ڈیموکریٹک اور اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے. الزام لگانا جو ہے وہ بڑا آسان ہے، یا تو آپ خود اتنے پوتر ہو کہ آپ نے کوئی کام نہیں ایسا کیا ہو. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے جو ہیں وہ اربوں روپوں کا جو فنڈ ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن اور کشمیر کے الیکشن میں لگتے آ رہے ہیں. تو یہ کوئی جمہوریت تو نہ ہوئی، نہیں یہ سیاست، یہ تو الیکشن میں دھاندلی کے مترادف ہے. آپ خود یہ کام کرتے ہیں، اور ہم نے وہاں پر 1 سال پہلے جو بسوں کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے شروع کیا تھا. اگر وہ بسیں وہاں پر پہنچ گئی تو اس پہ آپ کو اعتراض ہے. سو دس از آلسو ڈبل اسٹینڈرڈ. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دھاندلی کی گئی، تو میرے خیال میں یہ مت بھولیں، بلاول صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ الیکشن کی رات L10 کے جو ان کے امیدوار ہیں چودھری یاسین، جو ان کے پارٹی کے میرے خیال میں وہاں کے صوبائی صدر وغیرہ بھی ہیں، تو ان کے حجرے سے، ان کے ڈیرے سے ہم نے الیکشن کمیشن کے عملے کے 2 لوگ جو پریزائڈنگ آفیسر سے جن کی ڈیوٹی لگی تھی ان کو بشمول
इलेक्शन मटेरियल हमने वहां से रिकवर किया है। तो मुझे ये बताइए वो वहां पर खैरात के चावल खाने गए थे या किसी का वलीमा था या किसी का अकीकत था, क्या था? लेकिन What इख्तियार they वली were साहब, doing, इख्तियार वली what they साहब, were doing there? अच्छा मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कैंपेन थी 27 तारीख के पहले मरहले से पहले, उसमें पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल थी और वो ये कहते थे कि जी हमने जैसे गिलगित में मार्का असर किया है वैसे हम कश्मीर में भी करेंगे। आप समझते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसी जगहों पे जाके, या ऐसी जगहों से मुराद ये ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स को डिस्कस किया या उनको जाके कुछ आप कह लीजिए सेमी एश्योरेंसेस दी कि जहां से मामलात कुछ बिगड़े भी हैं, यानी पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन नहीं रही फिर इलेक्शन डे पे जो वो कैलकुलेट करके बैठे हुए थे, या ये मेरा अंदाजा गलत है? देखिए, मैं इन बातों की ज्यादा तफसील में न जा सकता हूँ, न मेरे पास तफसील है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो साहब शायद इस कोशिश में थे कि वो कोई ऐसा दबाव क्रिएट करें कि हम उनको बोले कि यार ये हमारी नशिस्तें हैं, ये हमारा वोट है, तुम अपने बक्से में डाल लो, ये हमारे एमपी है, ये तुम रख लो। और ये प्रेशर वो कैसे बिल्डअप करना चाह रहे थे? क्योंकि हम मरकज में हुकूमत में ये बातें करके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया उठा के जो इमरान खान साहब कभी माजी में करते थे तो वही आज बिलावल साहब भी कर रहे हैं। तो मुझे तो दोनों में कोई फर्क नहीं लग रहा। आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की जगह ले लिया पाकिस्तानी सियासत में बिलावल भुट्टो ने, उन जैसे बयान दे रहे हैं? बिलावल साहब जो है वो शायद इस कोशिश में कि वो पीटीआई की जो स्पेस है तो उसको ले लें, उसको कवर कर लें और उसको वो खुद रख लें, उनके पास आ जाए उनका वोटर भी, उनका सपोर्टर भी, और मरकजी हुकूमत को, क्योंकि वफाक में हम उनकी मदद से और उनके इत्तेहाद से हमारा वजीर आजम बैठा हुआ है और वो ब्लैकमेल करना शायद चाहते हैं, हुकूमत का बाजू मरोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब जो बाजू लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि गिलगित इलेक्शन में नताइज हमारे थे, फिर धांधली शुरू हुई, फिर हमने बजट सेशन किए जो है उसका बॉयकॉट किया, फिर मुझे मनाया गया, मुझे मेरा मैंडेट मिला, मेरा वर्किंग रिलेशन वजीर आजम के साथ है। तो अभी भी आप नहीं समझते कि वर्किंग रिलेशन के तहत वजीर आजम पीपल्स पार्टी को स्पेस दे देंगे आखिर में, अगर वफाक में कोई भी पेचीदा मामला उलझता है पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होती है तो? होना चाहिए वर्किंग रिलेशनशिप पे तो कोई शक नहीं है। तो हमेशा हमने इनकी बड़ी कदर की है, बड़ी इज्जत की है, बहुत एहतराम किया है, हमेशा बड़े प्यार से इनका नाम लिया जाता है हमारी जमात में। लेकिन जो बातें इन्होंने की है, क्या वो करने वाली बातें हैं? जो बिलावल साहब फरमा रहे हैं, क्या वो सुनने वाली बातें? उनमें और इमरान खान में क्या फर्क रह गया? उनमें और कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी में क्या फर्क रह गया? महाजिरीन की नशिस्तों के मुतालिक जो ख्यालात जैक रखती है वो बिलावल साहब के मुंह पे भी आ गए। तो इतने बड़े पॉपुलर लीडर के नवासे, इतनी बड़ी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा, इतने बड़े लीडर और मुल्क के सदर का बेटा आसिफ अली जरदारी का बेटा, वो ऐसी बात करेगा तो उसको मतलब बंदा क्या ही क्या? मेरे ख्याल में This is a very poor and weak approach of Mr. Bilawal. पीपल्स पार्टी तो फ्लोर पे भी कौमी असम्बली में बिलावल ने कहा कि आईनी तरमीम कानून साज असम्बली से होगी, बाद में भी कहते रहे कि एहतजाज इस तरह से मुसल्ला नहीं होना चाहिए। तो जैक के बराबर कैसे आ गए वो? आप एक कलदम तंजीम के साथ पीपल्स पार्टी का मवाजना कैसे कर सकते हैं? वो भी यही कहते हैं, वो भी यही कहते हैं, उन्होंने भी यही कहा जैक ने कि जो महाजिरीन की नशिस्तें हैं इसको खत्म करें, और आज बिलावल भी वही कह रहे हैं। तो मुझे बताइए फर्क क्या रह गया? बाकी तो जो जैक का मुतालिबात थे 38 के 38, वो तो सारे हमने मान लिए थे, वो तो पूरे हो गए थे। ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया है इख्तियार वली साहब कि ये जैक के बराबर हैं, ये बानी पीटीआई के बराबर हैं, तो ये कश्मीर के हद तक हैं, ये मुजफ्फराबाद से जैसे इस्लामाबाद आएंगे तो ये पुराने बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, हुकूमत के इत्तेहादी है। यहाँ पे आप इस्लामाबाद में भी उनको इसी चश्मे से देखेंगे कि वो बानी पीटीआई हैं या वो जैक के नुमाइंदे हैं, जैक के मुतालिबात के हम आवाज़ हैं। हमारा तो चश्मा वही रहेगा जो हमने देख लिया। तो आप अपने साथ बानी पीटीआई के साए को बिठाएंगे अगर आपके मुताबिक? नहीं, आप हमारी उसको अदालत ना लगाएं, आप फैसला नहीं कर सकते। मैं अपनी राय दे रहा हूँ और इसके बाद जो है तो वहां पर जो भी होगा वो क़यादत फैसला करेगी। फैसला करने वाला मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना तबसरा आपको दे सकता हूँ और बाकी क़यादत फैसला करेगी कि क्या करना है।
किस तरह करना है, क़यादत किसको कोई किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं डील करेगी वर्किंग रिलेशन की बुनियाद पे आपकी नज़र में? करना है। कर भी सकती है, ये सियासत का प्यार है, हो सकता है। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग Thank अस। में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। अमेरिका का पैट्रियट और थॉट मिसाइलों का ज़ख़ीरा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक ने असलहा ज़ख़ायर के जो ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी किए हैं, ये बहुत हैरान कुन है। अमेरिका ईरान के जजीरों और साहिली इलाकों पर फिर से हमलावर है। सदर ट्रंप कहते हैं कि हमने भरपूर जवाब दिया। अलबत्ता वाशिंगटन में इस वक्त ये बहस आम है कि ये दिखावे की कार्रवाइयाँ हैं, महज ऑप्टिक्स हैं और अमेरिका ईरानी अहदाफ को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि सिफारतकारी के लिए, मुज़ाकरात के लिए, मुआहदे के लिए प्रेशर डाल रहा है और ख़ुद भी सिफारतकारी पर आमादा है। लेकिन ईरान के जजीरे क़ेशम पर अमरीकी हमले के बाद एक इमारत से मियाँ बीवी और 2 साला बच्चे की लाशें मिली हैं। मिलिट्री कामयाबी तो नहीं है, लेकिन आम शहरी अलबत्ता मर रहा है। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका के इस वक्त बड़े और तवील हमले करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो गई है, या वो ख़ुद बड़ा हमला नहीं कर रहा है? ये भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इस सब के बीच वाशिंगटन में इसराइली वज़ीर आज़म मौजूद हैं और न्यूयॉर्क के मेयर उनकी गिरफ्तारी का बार बार कहते हैं। अलबत्ता नेतन्याहू ने कहा है कि वो अगर न्यूयॉर्क में गिरफ़्तार किए गए तो बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से खुसूसी दस्ते तैयार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ख़बरों में रहने के लिए गिरफ़्तारी पर खुसूसी दस्तों वाला ये बयान तो दाग रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, चाहे वो ज़हरान ममदानी के लिए बयान किए जाएँ या नेतन्याहू के लिए, सिफारती इस्तिस्ना की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। खैर, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी कार्रवाइयों की अगर हम बात करें तो तेहरान और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के जनूबी जजीरे क़शम पर अमरीकी हमले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में एक ख़ानदान के 3 अफराद हैं, मियाँ बीवी और उनका 2 साला बच्चा। जाँ बहक जो कमसिन बच्चा है उसकी जो लाश है वो भी निकाल ली गई है, जबकि जो शदीद ज़ख्मी हैं उनको भी रेस्क्यू किया गया। इस तमाम तर तबाही के बावजूद अमरीकी सदर का दावा है कि हमने भरपूर जवाब दिया है। उधर उर्दन की फ़ौज का ये दावा है कि जुमेरात को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले 5 मिसाइलों का बर वक्त सुराग लगाया और उन्हें फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। इराक़ के बाद अगर हम मिस्र की बात करें तो यहाँ दमातिया बंदरगाह पर अमरीकी गैस टैंकर में आग लग गई। पहले यह हादसा रिपोर्ट हुआ था, फिर बाद में अमरीकी सदर ये कहते हैं कि यह हमला है और इसका जवाब भी दिया जाएगा। जुमेरात को अमरीका ने क़शम पर हमले किए हैं। सेंटकॉम ने पासदारान इनकलाब के कमांड सेंटर्स, मिसाइल, ड्रोन तनसीबात, बहरी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। अंदर की खबर यह है कि जंग को लेकर वाइट हाउस और पेंटागन के हुकाम में कुछ इख्तलाफात हैं, नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है। सेंटकॉम सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर मज़ीद 2 हफ्ते तक बड़े हमलों के हामी हैं, जबकि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ मुहतात हिकमत अमली चाहते हैं ताकि अमरीकी असलहा ख़त्म ना हो जाए, और ये खौफ सच्चा है। क्यों? क्योंकि अमरीकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने अपने पैट्रियट मिसाइलों का तकरीबन 1/3 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है, जिनकी तादाद 2300 से अब कम होकर 750 के करीब रह गई है। ऐसे ही थर्ड इंटरसेप्टर्स का जो ज़ख़ीरा है वो 452 से कम होकर 234 रह गया। अगरचे अमरीकी सदर इसकी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी हुकूमत का असलहा साज कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 58.6 अरब डॉलर का नया ऑर्डर इस बात का सबूत है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है और किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आ रहा है और कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर शादिया चीमा साहबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, IR एक्सपर्ट हैं, और एहतशाम लक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, बुनियादी तौर पे पेंटागन के कुछ एक्स ऑफिशियल ये कहते हैं कि अमेरिका इस वक्त जो कार्रवाइयाँ कर रहा है ईरानी जजीरों पर या साहिली इलाकों पर, वो बुनियादी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्टिक्स का मामला है और उसमें वो मिलिट्री अहदाफ को उस तरह से इंगेज नहीं कर रहा और वो डिप्लोमेसी के लिए रास्ता निकाल रहा है। आप समझती हैं कि अमेरिका वाकई डिप्लोमेसी के लिए रास्ता निकाल रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है, या वो जो उसका एक हैयत है सुपर पावर वाली उसको बरकरार रखने के लिए? जो वो कर रहा है इसमें इस बात में सब्सटेंस है कि वो ऑप्टिक्स के लिए है कि हम कुछ कर रहे हैं। अब वो डिप्लोमेसी के लिए कर रहे हैं या ईरान जो है वो बिल्कुल झुक जाए और घुटनों के बल उनके पास आ जाए और मिन्नतें करने लगे, इसको अगर वो डिप्लोमेसी कहते हैं तो फिर डिप्लोमेसी की ये डिफरेंट ट्रांसलेशन है। लेकिन वो चाह यही रहे हैं कि ईरान को चारों तरफ से घेरा जाए, इस तरीके से घेरा जाए कि वो मजबूर हो जाए, जिसके लिए फिर हमें अब पूरे थिएटर में एस्केलेशन दिखाई देती है, जिसके अंदर तकरीबन हमारे जितने वाटरवेज़ ख़ास तौर पे जो चोक पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर आपको एक्टिव जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। चाहे आप स्ट्रेट जो है अल-मंदेब वहाँ पे देख लें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ऑलरेडी क्लोज़ है, मलाका स्ट्रेट जो है उस पर
انڈونیشیا کے اوپر بہت پریشر ہے کہ جی وہ وہاں پہ کچھ کرے، اور سویز کینال جو ہے اس کے اندر سے سنا ہے کہ جو کارگو ویسلز ہیں ان کے جو انشورنس ہے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی سیف جو ہے وہ نہیں سمجھا جا رہا. اور باقی ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں ترکی جو ہے اس کے قریب سے جو واٹر ویز ہے جس کی آلریڈی وہ فی لیتے ہیں، ان کا ٹیریٹوریل واٹر ہے، وہ اس کی بھی انتظام کو ری نیگوسیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ جو ایران کے پاس تو باب المندب وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہی ہے، باقی سارے جو پوائنٹس جو ہیں وہ گلوبل نارتھ کے یا امریکہ کے کنٹرول میں ہیں. تو امریکہ چاہ یہ رہا ہے کہ ان سب کے اندر اتنی تنگی پیدا کر دی جائے کہ چائنا جو ہے وہ اس سے سفر کرے، اور چائنا کا جو پریشر ہے، اس کا اکنامک پریشر ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہو پھر ایران کے اوپر پریشر پہ، اور شاید جو ہے ہمارا یہ تکا جو ہے وہ لگ جائے. کیونکہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جس میں یوکرین نے خاص طور پہ ریڈ سی میں جو ہے وہ ایرانین ویسل. اچھا، اس میں بنیادی طور پہ میں آپ کی اس بات کو اگر دوسری طرف لے کے جاؤں تو احتشام صاحب، جو پیٹریاٹ کا اور تھاٹ کا جو نیا نمبر آ رہا ہے وہ بڑا حیران کن پریشان کن ہے امریکیوں کے لیے، واشنگٹن کے لیے. اس سب میں چائنا کہیں دور بیٹھ کے جو اس کا اکنامک ڈینٹ ہے وہ تو برداشت کرنے کی سکت یا صلاحیت رکھتا ہے یا وہ سسٹین کر لے گا، لیکن اس میں جو وہ ڈیٹا کلیکشن کر رہا ہے، یعنی بالکل اتنا قریب آ کے جو امریکہ نے پینیٹریٹ کیا وہاں سے، پھر جو مڈل ایسٹ میں اس کی جو اس نے کمپرومائزز کیے، جو اس نے نقصان اٹھایا وہاں سے، اور پھر رشیا اور چائنا کا جو معاہدہ ہوا کہ جی آپ وہ جو یوکرین جنگ کا نوحہ ہوا ہے وہ ہم سے شیئر کریں گے اس نالج کو. تو چائنا اس سب میں نقصان برداشت کرتے ہوئے کسی اور بڑی چیز کی تیاری کر رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ گلف میں اس کا اسٹیک بڑھے اور امریکہ کا یہاں پر کم ہو جائے. دیکھیں، جس طریقے سے تیزی کے ساتھ عبید چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے اس وقت چائنیز جو ہے نا مجھے بہت پریشان لگتے ہیں. اچھا. دیکھیں، اب یہ تو ڈیپ اسٹیٹ کا، امریکہ کی اور پینٹاگن کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے چائنا کے گروتھ ریٹ کو لمٹ کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ وینزویلا سے جو معاملہ شروع ہوا تھا بنیادی طور پہ یہی تھا کہ 85% تیل وہاں سے آتا تھا اور 90% یہاں سے آتا تھا اپنا ایران سے. تو وہ اس کو ابھی تک جو ہے نقصان پہنچ چکا ہے، نہیں آ رہا. باب المندب جہاں سے کہا جا رہا ہے کہ 70 لاکھ بیرل تیل جاتا ہے، وہاں سے بھی اس کی بندش ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا وائڈر کانفلکٹ ہو سکتا ہے. اور ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی، ابھی یوکرین کے صدر دیکھیں زیلنسکی جو ہے نا وہ واشنگٹن میں ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں نیتن یاہو بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یوکرین کا اس سارے معاملے میں کیوں گھسنا، اس پہ کیوں حملہ کیا انہوں نے ایرانی جہازوں پہ، یہ کیا شو کر رہا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ نیتن یاہو کا جو امریکہ جانا، ابھی آپ دیکھیں فوٹو آپس کچھ نہیں ہوا، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی، جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوا. ایون آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عبید ان کو وہ جب مرکزی دروازے پہ آ کر ریسیو کرتے ہیں وہ بھی نہیں کیا. اب دو چیزیں اس میں جو میری اطلاع ہے وہ اس میں یہ ہے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی دو باتیں جو ہے نا وہ بڑے واضح طور پہ وہاں پہ ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی B-52 بامبرز وہ اب جا کے امریکہ نے برطانیہ میں کھڑے کر دی ہیں. وہ دیکھیں وہ 2,000 پاؤنڈ کے وہ بام ہیں، اور ایک وقت میں 24 بام نکلتے ہیں وہاں سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو وائڈر کانفلکٹ میں بدلنا ہے تو یہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. دوسرا کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی جہاں اور باتوں کو ریجیکٹ کیا گیا، اس بات پہ سوچا جا رہا ہے یا کوئی سر لایا گیا کہ جی کیوں نہ ایک وقت میں 15,000 میزائل مارے جائیں امریکہ اپنا ایران کے اوپر، اور اس کا انرجی سیکٹر تباہ کر دیا جائے. ایک یہ بھی کوشش ہو رہی ہے. دوسرا آپ دیکھ لیں جس طریقے سے سعودی عرب ڈائریکٹ انوالو ہو گیا ہے، اب کہا جا رہا ہے GCC ممالک بھی اس میں بیچ میں آ جائیں گے. تو پاکستان کا جو ایفرٹ تھا یا وہ لوگ جو چاہ رہے تھے کہ جی کسی طریقے سے اس کو یہاں روک لیا جائے، یہ گلوبل سطح پہ معاملہ نہ جائے، تو میرا ڈر ہے جو میری باتیں لوگوں پہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں عبید، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، بہت شکریہ السلام علیکم. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. کراچی میں ایک اور نوجوان جو ہے وہ موت کی نیند سلا دیا گیا ہے. کاروبار کرتا تھا، اپنے گھر آیا روٹین کے مطابق، اور گھر پر آ کے جو بھی کیش تھا، دیگر چیزیں تھیں، وہ گھر پہ رکھنے کے بعد روٹین کے ہی مطابق گھر سے باہر چلا گیا. کہاں گیا، اپنی گاڑی پہ کیوں نہیں گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ گھر سے نکلتے ہی تقریباً کم و بیش 8-10 منٹ بعد موبائل فون کیوں بند ہو گیا، پھر یہ 1.5 دن تک لاپتہ کیوں رہا، اور پھر اس کی لاش جب ملی ہے صرف اور صرف گولی نہیں ہے بلکہ شناخت مٹانے کے لیے جو تیزاب کا استعمال ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہے بہت سارے سوالوں کو اٹھاتا ہے. یعنی شناخت مٹانے کی جو کوشش کی گئی ہے بنیادی طور پہ
क्या ये महज कोई कारोबारी मसला है, माली लेन देन का मामला है, या बुनियादी तौर पर इसमें कोई और पैटर्न भी शामिल है क्राइम का, जैसे क्रिप्टो है, दीगर मामलात भी आजकल आप देखते हैं कि उसमें भी उसके लेन देन में भी बड़ी शिद्दत आ जाती है और उसके लिए भी अगवा होता है, दीगर सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन खैर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम जानने की कोशिश करेंगे। मीर रज़ा अली ख़ान के जो वालिद हैं मीर हुसैन अली ख़ान साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पे इस वक्त आपसे किसी भी सवाल से पहले मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से मैं आपको ताज़ियत पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इंसाफ दिलाए और आपका ये जो गम है ये हल्का हो। ज़ाहिर है ये गम ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन दुआ की जा सकती है कि आपको जब इंसाफ मिले तो शायद आपके लिए इस गम को हल्का करने का, कम करने का कुछ सामान हो। एग्जैक्टली क्या हुआ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि उस रात को कब घर आए, क्या हुआ, कैसे हुआ? वो दुनिया छोड़ के चले गए, लोग कोई भी उसको चलते फिरते मारते हुआ। नॉर्मल एक आप सोशल मीडिया सिर्फ देखें कि कोई एक उसकी नेगेटिविटी में किसी ने बात कर रहा हो, कोई उसके बिजनेस के एरिया पे चले जाए, आप वॉफलिक बादराबाद पे वहाँ पता करें आप, तो उसके बारे में आपको पॉजिटिव ही और इसके बारे में आपको अच्छा ही पता लगेगा, नेगेटिव नहीं पता लगेगा। मीर साहब तो फिर ये हुआ क्या, यानी बच्चा घर से निकला, फिर फ़ोन बंद, कहाँ जा रहा था कोई पता नहीं, टैक्सी कहाँ के लिए बुक हुई? देखिए बात ये है कि जो इसकी शॉप है, जो कारोबार करता है ये वॉफलिक से, वो शाम में खुलती हैं शॉप, शाम में खुल के रात में तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे ये बंद होती हैं। अब जब वो बंद करते हैं तो वो फिर दुकान घर आता है और घर आके कभी पैडल खेलने चले जाते हैं, कभी चाय पीने चले जाता है, कभी कहीं चला जाता है। वो इसी तरह ऊपर आया है, अम्मा के पास अपने पैसे भी वहाँ साइड टेबल पे रखे, खेल के जो होते हैं, जो भी उसका था। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तो गाड़ी नहीं लेकर गए तो हमने थॉट किया। जी मीर साहब, तो गाड़ी नहीं लेके गए तो आपने क्या सोचा कि शायद किसी दोस्त के साथ गए? दोस्त के साथ गए, नॉर्मली जैसे होता है यार, 6 साल से बिजनेस कर रहा है, वो कारोबार कर रहा है, छोटी सी एक कार्ड से लेके 3 कारोबार अब जब बढ़ा है और इस हद तक गया है, तो अकेले ही हैं या कोई शराकतदार भी हैं इसमें, पार्टनर्स हैं? पार्टनर है ना, ये पार्टनरशिप इनका है। कितने पार्टनर्स हैं टोटल? 2 ही पार्टनर है। ठीक है। और अभी तक आपको कोई शक गुजरा हो या कोई रज़ा ने आपको कुछ बताया हो कि कोई ऐसा मसला माली लेन देन का कोई मामला? नहीं कुछ नहीं बताया, सब चीज पॉजिटिव। यार तक गिरता उसकी थी तो अगर को निकाह था सर, उसकी तैयारी की उसने कर रहा था, वो सारी चीजों में बेहतर नेगेटिविटी नहीं थी उसके अंदर। कोई धमकी, कोई भत्ते की पर्ची, क्योंकि हम कराची में रहते हैं, ऐसा कोई मामला? नहीं सर, अब वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो तो मेरे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से अब पुलिस निकाल रही है, वीडियोस भी निकाल रही है। अब हमें जो यहाँ से वो गया है ब्लॉक 2 जौहर, वहाँ यूजुअली जाते रहते थे, किसके पास जाते थे? वहाँ पर भी इनका फूड आउटलेट है ना। ठीक है। वो फूड पांडा वाला आउटलेट, एक विंडो ली हुई है इन्होंने वॉफलिक्स की। सही है। तो वो जी उस तरफ गए, वी थॉट कि उधर ही गया होगा। तो ये बता कर गए थे कि वो गुलिस्तान जौहर की तरफ ही जा रहे हैं? नहीं हमें नहीं बताया आपने। ठीक है। नहीं, जब बाद में हमें लोकेशन मिली तो हमने ये समझे कि ये उधर गया होगा, मगर उधर भी नहीं गया। ठीक है। वो 2 बजे बंद हो जाता है, वो 4:15 बज रहे थे जब ये फ़ोन बंद था और ये घर से निकले, और फिर उसके बाद लाश के मिलने तक, इस बीच आपका जो तलाश का प्रोसेस था, पुलिस की तरफ से आपके साथ ताउन होता रहा, किस डायरेक्शन में, किन पहलुओं पर आप तलाश करते रहे रज़ा को? रज़ा को हम बेसिकली हमारे घर के नीचे से जो वाइट ऑल्टो का मिला, हम उसी के ऊपर बस कोशिश करते रहे कि ये पता करें कि ये गाड़ी किसकी गाड़ी है, तो पता लगी वो इन ड्राइव, वो बाइकिया वालों की थी। ओके। और अभी तक की जो तफ्तीश है, तहकीक है, उससे आप मुतमईन हैं? जी बहुत ये SHO जो आदिल अफजाल साहब हैं, आदिल अफजाल, और जब ये हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, एक पल की हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह सून पॉजिटिव बात करेंगे। बस हमें जस्टिस चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए
یا اس کو کیفر انجام تک پہنچانا چاہیے جس نے ہمارا تو زندگی اجاڑ دی. ہماری تو سارے زندگی کا کم لگ گیا. ہمارا غرور تھا, ہمارے بڑھاپے کا سہارا تھا. ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی, کوئی اولاد ہے میری, اب ایک ہی بیٹی ہے. اللہ آپ کو صبر دے. ایسا تو نہیں ہوا کہ شاپ پہ کسی آؤٹ لیٹ پہ بہادر آباد پہ جوہر میں کہیں کوئی لڑائی ہوئی ہو کسی کسٹمر کے ساتھ, کسی کی طرف سے کوئی دھمکی دی گئی ہو؟ نہیں سر, یہ تو تھوڑا بہت ہم نے بھی پتہ کیا ہے اس بارے میں آؤٹ لیٹ کے سارے اس کے اوپر, مگر ایسی کوئی بات آئی نہیں ہے. اب کسٹمر سے لڑائی یہ بھی نہیں پتا, یہ اس چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. ایک انسٹنٹ ہوتا ہے آپ کا, ایک اپنا ایک خیال ہوتا ہے, ایک شک ہوتا ہے. آپ کو کوئی ایسا معاملہ ہے, اگر ہے تو کس طرف ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا بحیثیت باپ؟ دیکھیں یہ تو ابھی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, بس اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے تو ایک چیز, اس کو شارٹ ڈیٹ ہوا ہے, اس کو ہٹ ہوا ہے, مارا گیا, تشدد ہوا اس کے اوپر, تو بس اب میں اس کو کیا بولوں اس کے حوالے سے. اور جب یہ اس بیچ غائب رہے اور لاش ملنے تک آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, کسی نے کوئی تاوان نہیں مانگا, اغوا بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا ایسا؟ نہیں, وہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا نا, ہمیں تو صرف باڈی ملی ہے. وہ بھی وہ بول رہے تھے 28 تاریخ کو ہی صبح ہو سکتا ہے ان کو, کیونکہ وہ 1.5 دن پرانی باڈی ہو گئی. جب 29 کو ملی ہے, وہ صبح 11:30-12 بج رہے تھے جب جوہر کو ملی ہے. وہ وہاں پر جو نرسری ہے یا جنگل ہے جو بھی ہے. رضا اس کے علاوہ کوئی اور کاروبار بھی کرتے ہیں کرپٹو کا, آن لائن ٹریڈنگ کا, ایسا کچھ؟ نہیں. یوزلی ہمارے ہاں اس طرح سے بھی سروں کچھ جوڑا جاتا ہے, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جسٹ فار دا ریکارڈ. سر میں بول رہا ہوں کہ اگر کرپٹو یا ٹریڈنگ بھی ہو تو اس میں مرڈر ہو جائے گا, اس کا موبائل بند کر دیں گے. ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن اس طرح کے کچھ کیسز گزرے ہیں, اس لیے میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیا آپ کے ریکارڈ میں ہے, آپ کی معلومات میں ہے کہ اس کے علاوہ اپنے اس کاروبار کے علاوہ نہیں اس کاروبار کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں تھا. اسی میں نیو چیزیں وہ لے کر آ رہا تھا, جیسے جوسز ہو گئے, وہ ان پہ ورکنگ چل رہی تھی اس کی, وہ کرتا بھی ہے. ٹھیک ہے میر صاحب, اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ کیس جلد از جلد منطقی انجام کو پہنچے. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ ناصر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.